साल 1968 में बाथ पार्टी एक बार फिर सत्ता में आई। इस बार सद्दाम ने कोई गलती नहीं की। धीरे धीरे पार्टी के भीतर अपनी पकड़ को मजबूत किया और राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए। वो हमेशा उनके साथ रहते, लेकिन पर्दे के पीछे सद्दाम अपनी ताकत को बढ़ाते रहा। फिर साल आया 1979। अल बकर ने इस्तीफा दिया और सद्दाम हुसैन ने सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी को संभाल लिया। अब वो सिर्फ बाथ पार्टी का नेता नहीं था, बल्कि वो इराक का राष्ट्रपति था। यही वो मोड़ था जहां से सद्दाम हुसैन की असली बादशाहत की शुरुआत हुई। एक गांव के लड़के से तानाशाह बनने का सफर अब खुलकर सामने आने वाला था। सद्दाम हुसैन के राष्ट्रपति बनते ही इराक में जैसे नए दौर की शुरुआत हो गई। साल 1979 वो वक्त था जब दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। इराक के पास तेल का खजाना था और सद्दाम के पास उसे इस्तेमाल करने की जबरदस्त योजना। तेल से आए पैसों से बगदाद की सड़कों पर नई नई गाड़ियां दौड़ने लगी। हर तरफ निर्माण कार्य शुरू हो गए। सड़कें बेहतर होने लगी, स्कूल बनने लगे, कॉलेजेस खुलने लगे, अस्पताल की हालत सुधरने लगी। लोगों को बिजली, पानी, इलाज और पढ़ाई जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलने लगी। खास बात यह थी कि महिलाओं को भी पढ़ने और नौकरी के लिए मौके दिए गए। कुछ ही साल में इराक की साक्षरता दर पूरे मध्य पूर्व में सबसे आगे निकल गई थी। सद्दाम अब खुद को सिर्फ इराक का नेता नहीं, बल्कि पूरे अरब जगत का मजबूत चेहरा मानने लगे थे। उन्होंने अरब एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों को खुलकर चुनौतियां दी। उनके भाषणों में जोश होता, उनकी छवि एक साहसी नेता की तरह बनाई जा रही थी। लेकिन जितनी तेजी से इराक बाहर से चमक रहा था, अंदर से उतनी ही तेजी से डर और खामोशी फैल रही थी। सद्दाम को अपनी सत्ता पर जरा भी खतरा मंजूर नहीं था। जिसने भी सद्दाम पर सवाल उठाया, या तो वो गायब हो गया या फिर उसे सजा मिल गई। उनके राज में लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान डर के साथ आई हुई थी। सत्ता को बचाने के लिए सद्दाम ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। और ये वही वक्त था जब इराक एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ विकास की रफ्तार और दूसरी तरफ डर की दीवार। सद्दाम हुसैन की जिंदगी में बहुत से चौंकाने वाले किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा सबसे अनोखा और रहस्यमय है। जब उन्होंने अपने खून से कुरान लिखवाया था, वो साल 1997 था। सद्दाम हुसैन ने दुनिया को हैरान करने वाला ऐलान किया। वो चाहते थे कि कुरान, जो इस्लाम की सबसे पवित्र किताब है, उसे अपने खून से लिखवाया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया है, अब अल्लाह के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसके बाद करीब 2 साल तक सद्दाम ने अपना खून दान किया, थोड़ा थोड़ा करके। ये माना जाता है कि उन्होंने करीब 27 लीटर खून दिया था। ये काम सौंपा गया बाश शाकिर जैदी नाम के एक मशहूर सुलेखक को। उन्होंने उस खून को स्याही में बदलकर 605 पन्ने में कुरान लिख दिया। हर आयत को बड़े सम्मान और बड़ी बारीकी से उकेरा गया। यह कुरान बगदाद की अल मारिक मस्जिद, जिसे मदर ऑफ ऑल बैटल्स मस्जिद कहा जाता है, वहां रखी गई। लोग दूर दराज से इसे देखने आते थे, कुछ श्रद्धा में तो कुछ हैरानी में। लेकिन इस काम पर दुनिया भर में बवाल मच गया। सद्दाम के समर्थकों ने कहा कि देखो, सद्दाम इस्लाम के लिए कितना समर्पित है कि उसने अपने खून से खुदा की किताब लिखवाई है। हालांकि उस वक्त भी दुनिया में कई इस्लामिक विद्वान और आलोचक थे जिन्होंने माना कि खून नापाक माना जाता है और इससे कुरान लिखना शरीयत के खिलाफ है। कुछ ने तो इसे धार्मिक पाखंड और प्रचार का नाटक भी कहा। उनका यह कहना था कि खाड़ी युद्ध के बाद सद्दाम की छवि को नुकसान हुआ था और अपनी छवि को बेहतर करने के लिए, धार्मिक नेता बनने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो इस खून से लिखे कुरान का क्या हुआ, ये आज भी रहस्य है। कहा जाता है कि इसे मस्जिद से हटा दिया गया, तो कुछ ये मानते हैं कि उसे गुप्त जगह पर छुपा दिया गया। कुछ का यह दावा है कि यह कुरान युद्ध में ही नष्ट हो गई थी। यह कहानी हमें सद्दाम हुसैन के 2 चेहरों को दिखाती है। एक तरफ वो शख्स जो धर्म के नाम पर अपना खून देने को तैयार था, तो दूसरी तरफ वो शासक जिसकी क्रूरता को सारी दुनिया ने देखा।